ये है थंडरबोल्ट्स का रिव्यू वीडियो विद बहुत सारा स्पॉयलर्स, क्योंकि एलेक्सी चाहता है आप सब उसे जाने। पर अगर आप एलेक्सी को नहीं जानना चाहते तो वीडियो फिल्म देखने के बाद देखें टू अवॉइड स्पॉयलर्स। इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। थंडरबोल्ट्स की शुरुआत होती है कुआलालंपुर में स्थित मेरिटेगा 118 के साथ, जो दुनिया की है सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग एवर, जहां से फ्लोरेंस पू की किरदार येलेना मार रही है टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में जंप। बहुत ही क्लासली कॉन्सेप्चुअलाइज किया है डायरेक्टर जेक शायर ने ये जंप, और शूट किया है सिनेमाटोग्राफर एंडी ड्रोस पेलेरोमो ने इस जंप को, जहां एलेना बड़े बड़े बिल्डिंग से घिरी हुई है पर अकेली और जंप मार रही है उस बिल्डिंग से। अकेलापन डिप्रेशन है इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट। राइटर्स एरिक पियर्सन, जोआना कैलो इस कॉन्सेप्ट को पहले ही सीन में बता देते हैं। येलेना अपने क्यूट से रशियन एक्सेंट के साथ नरेट करती है अपनी मनोस्थिति को, अपने अंदर के वॉइड को। एक्चुअली थंडरबोल्ट्स है एक असेंबली ऑफ ऐसे किरदारों की कहानी जो अपने अंदर के वॉइड से गुजर रहे हैं। वाइट रसल का किरदार जॉन वॉकर था, एक आर्मी हीरो जिसे यूएस गवर्नमेंट ने सैम विल्सन के शील्ड के वापस करने के बाद बना दिया कैप्टन अमेरिका, पर उसमें था बहुत गुस्सा और उसने बेरहमी से उसी शील्ड के साथ कर दिया एक आदमी को खत्म। जॉन को कर दिया गया आर्मी से निष्कासित, फिर उसने वैल के लिए काम करना शुरू कर दिया, पर वो इस फेलियर से जूझ नहीं पाया और फाइनली उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई उसके बच्चे के साथ। घोस्ट ने एक एक्सीडेंट के बाद अपने माता पिता को खो दिया और उसी एक्सीडेंट में उसे फेस करने के पावर्स मिले, पर वो पावर्स धीरे धीरे उसकी जान ले रहे थे। अब उसने भी उस फेस करने के पावर्स को काबू कर लिया है, पर अपने अंदर के वॉइड को नहीं। डेविड हार्बर का किरदार एलेक्सी एके रेड गार्डियन था, एक रशियन सुपर सोल्जर, पर उसी का देश उसे भूल गया है और वो जी रहा है ऑब्लिवियन में। उसके अंदर का वॉइड भी उसे खा रहा है और उसे बनना है कैप्टन अमेरिका लेवल का फेमस। और इन सब का फायदा उठा रही है वैलेंटिना एलेग्रा दे फोंटेन, जूलिया लुई दे फ्रूज का किरदार, जो खुद एक वॉइड से गुजर रही है। एज उसे भी एक बैक स्टोरी दी गई है इस फिल्म, तो राइटर्स ने हर एक इंपॉर्टेंट किरदार को उतना ही वेटेज दिया है इस 2 घंटे की मूवी में, जो काबिल तारीफ है। और इन सब का बाप है बॉब एके रॉबर्ट रेनल्ड्स, जिसका खुद का बाप था वायलेंट, माँ करती थी बॉब को ही ब्लेम, इसलिए बॉब बन गया मेथ एडिक्ट। और फाइनली वो पार्ट हुआ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का जिससे उसे भरपूर ताकत मिली, पर क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से ही मेंटल डिप्रेशन का शिकार था, उन पावर्स ने उसके अंदर एक राक्षस को भी जन्म दे दिया जिसका लिटरली नाम था द वॉइड, जो सेंट्री के कॉमिक बुक कहानी से मेल खाता है काफी हद तक। एग्जैक्ट नहीं है पर काफी सिमिलर है। जिस तरह से राइटर्स ने सेंट्री के दूसरे रूप वॉइड के किरदार को एक्सप्लेन किया है फिल्म में, जो काफी डिफिकल्ट था, उसके लिए फुल मार्क्स उनको। टास्क मास्टर का क्या आप पूछेंगे, 5 मिनट में खत्म कर दिया किरदार को। इतनी जल्दी तो रिसाइकल बिन से मैं फाइल डिलीट नहीं करता जितनी जल्दी टास्क मास्टर का खात्मा कर दिया इन लोगों ने। तो अलग फ्रॉड चल रहा है। ये हर कोई जानता था कि टास्क मास्टर मरेगी, पर इतनी जल्दी मुझे पता नहीं था कि जो एक्ट्रेस ओल्गा टास्क मास्टर का किरदार निभाती है वो जेम्स बॉन्ड मूवी में भी थी, पर इतनी जल्दी मार दिया बेचारी बंदी को। किसी ने आंसू भी नहीं बहाया इस किरदार पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इन सो कॉल्ड बंच ऑफ लूजर्स को लेकर सेंट्री और वॉइड की कहानी डायरेक्टर जेक शायर और राइटर्स एरिक पियर्सन, जोआना कैलो ने बुनी है, और ये इसे बनाती है एक आउटस्टैंडिंग कहानी जो डिप्रेशन पर भी बात करती है, ट्रेमेंडस एक्शन सीन्स के साथ, गूज़बम्प मूवमेंट्स के साथ, और हाँ कॉमेडी भी है। कॉमेडी का भार मोस्टली रखा गया है डेविड हार्बर के काबिल हाथों पर। वो जब भी मुंह खोलते हैं हंसी आती है। एक ऐसा आदमी जो फेंकता है कि वो स्टीव रॉजर्स के साथ लड़ा था और उसे फिर से फेमस बनने की चुल है। एलेक्सी का ये किरदार जिसमें बचपना कूट कूट के भरा हुआ है, उसे हार्बर से बेटर कोई निभा नहीं सकता था। रेड गार्डियन इससे पहले ब्लैक विडो मूवी में भी अपीयर हो चुके हैं, पर जिस तरह से इस किरदार को यहाँ लिखा गया है, फ्रेंच किस उनको। कहानी में बहुत सारे वाव मूवमेंट्स है। सेंट्री का पहला सीन जहाँ सोल्जर्स उस पर गोली चलाते हैं और वो उड़ के आसमान में पहुंच जाता है, और फिर जब वो वापस गिरता है पूरा पहाड़ फट जाता है, गूज़बम्प देता है। अगर सेंट्री फैंस को ये डर था कि उसके पावर्स को ये लोग कम कर देंगे, भूल जाओ, उतना ही पावरफुल है सेंट्री जितना कॉमिक्स में है। बेसिकली वो है मार्वल का सुपरमैन। बकी बांस का टर्मिनेटर स्टाइल बाइक में एंट्री सीन में इतनी सीटियां बजी है कि मजा आ गया। ये सारे मूवमेंट उस पुराने द एवेंजर्स टाइप मूवमेंट की याद दिलाती है, जिसके वजह से लोग एमसीयू के फैंस बने थे। फिर वो सीन जब सारे किरदार मिलते हैं एवेंजर टावर में, जॉब बन गया है सेंट्री का वॉच टावर। वो कोशिश करते हैं कि वो वैल को गिरफ्तार करे, पर तब री एंट्री होती है सेंट्री की अपनी कॉमिक बुक एक्यूरेट येलो कॉस्ट्यूम गोल्डन बालों के साथ, जो 1 मिनट में सबको धूल चढ़ा देता है। उसके बाद वो सीन जब सेंट्री के ऊपर वॉइड चढ़ता है, वो क्रीपी था। इसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो इसे एक टिपिकल एमसीयू ब्लॉकबस्टर बनाते हैं, पर इसमें टेंडर इमोशनल मूवमेंट भी है जो दिखते हैं बॉब एके सेंट्री के किरदार के थ्रू। क्लाइमैक्स में भी कुछ अलग करने की कोशिश की गई है, जहां न्यूयॉर्क से एक्शन को हटाकर ले जाया जाता है कुछ कमरों में जो वॉइड के अंदर है। मेरा प्रेडिक्शन हुआ सच, क्योंकि जैसे मैंने इस ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, भी लग रहा है कि येलेना इसी वॉइड में मिलेगी बॉब से, जो डरा सहमा इस वॉइड के कब्जे में होगा, और येलेना
बॉब की मदद करेगी वॉइड को हराने में। ऐसा ही हुआ, आखिर में येलेना वॉइड के अंदर घुसती है और डरे हुए बॉब से मिलती है। पूरी फिल्म में ना दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्ट दिखाया गया है, जिसका एंड होता है क्लाइमैक्स में, जहां येलेना ही है जो बॉब को वॉइड को हराने में मदद करती है और साथ ही खुद के वॉइड को भी हराती है। आखिरी सीन जहां सारा टीम बॉब को हक करता है, यह दिखाने के लिए कि वो अकेला नहीं है, वही उसके अंदर के वॉइड को हराता है। दोनों लुइस पुलमैन अपने तीनों किरदार बॉब, सेंट्री और वॉइड के रोल में ब्रिलियंट है और फ्लोरेंस पू एक कैपेबल लीड है जो मार्वल का नया उगता हुआ सितारा है। इन सीन्स में सोन लक्स का बैकग्राउंड स्कोर भी कमाल का साथ देता है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि और मौका था शायर के पास इस इमोशनल क्लाइमैक्स को और इमोशनली हाइटन करने का, पर इस मौके को वो बना नहीं पाए। हिंदी फिल्म होती तो दिखा देते कैसे इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ऑडियंस को, ये हॉलीवुड वालों को नहीं आता। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आखिरी पलों में एस्टेरिस का मतलब क्या है ये भी समझ में आता है, क्योंकि ये सब लोग वैलेंटिनो को अरेस्ट करने जाते हैं, तभी वैलेंटिना इन सबको घोषित कर देती है प्रेस के सामने एज द न्यू एवेंजर्स। वो सारा टाइम अपना खुद का कंट्रोल सुपर हीरो चाहती थी, पर अब उसे मिले ये लोग जो उसकी बात कभी नहीं सुनने वाले। तो एस्टेरिस का मतलब था न्यू एवेंजर्स, जो सबको ही पता था ये लोग डार्क एवेंजर्स बनने वाले हैं, पर कोई अपनी टीम को डार्क एवेंजर बुलाता है क्या? चांस ही नहीं है यार। वैसे ये थंडरबोल्ट्स नाम येलेना के बचपन की फुटबॉल टीम से लिया हुआ है जो हमेशा हारती थी, पर उस फुटबॉल टीम का स्पॉन्सर कौन था ना बाप एलेक्सी को पता है न येलेना को, और ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत हिलेरियस लगा मुझे। थंडरबोल्ट्स को मैं देना चाहूंगा एक एक्सिलरेटिंग 4 आउट ऑफ 5। मार्वल इज बैक बेबी, उसका सबसे बेस्ट फिल्म था ये। शांग-ची लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के बाद मार्वल फैंस डोंट मिस दिस इमोशनली फनी फिल्म। सब लोग पूछ रहे हैं ये कैसे एवेंजर्स है, ये है हमारे बी एवेंजर्स, जैसा एंड क्रेडिट्स में एक आर्टिकल में लिखा आता है। और इस फिल्म में बहुत सालों बाद दिखी है सबसे बेहतरीन पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसकी बात होगी पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन वीडियो में, जो होगा मेरा अगला वीडियो। आपको कैसा लगा ये आउटस्टैंडिंग मार्वल फिल्म, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए करते हैं डिस्कस, साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड 2 कैसी है ये जानने के लिए देखिए ये रिव्यू वीडियो आखिर में डाल दिया है, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।